नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में इन दिनों दल बदल की सियासत उफान मार रही है। बीजेपी कांग्रेस के बाद सपोर्टिंग पार्टियों के नेता भी इस होड़ में शामिल होते दिख रहे हैं। आज ग्वालियर चंबल संभाग के बसपा के 2 दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं ने हाथी की सवारी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले करेरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके प्रागीलाल जाटव ने आज 2 दर्जन से अधिक बड़े कांग्रेसी नेताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। पूर्व सीएम कमलनाथ से मिलने के बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, सज्जन वर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बसपा नेताओं को कांग्रेस की आज सदस्यता दिलाई। प्रदेश कांग्रेस के इस दफ्तर में तमाम दलों के बसपा से लेकर समानता दल अन्य दलों के लोगों ने सैकड़ों की तादाद में वरिष्ठ नेताओं के साथ सदस्यता ग्रहण की है। उनका सिर्फ एक कहना है कि जिस तरह का पिछले दिनों घटनाक्रम मध्य प्रदेश की राजनीति में हुआ है, ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। यदि इस तरह किसी भी प्रदेश की सरकार गिराना हो तो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी जैसे लोग खरीद फरोख्त करेंगे, फिर लोकतंत्र कहीं बचेगा नहीं। ये सरमाएदार लोग सरकारें खरीदेंगे, बेचेंगे। तो ये घिनौना कृत्य भारतीय जनता पार्टी ने उन उद्योगपतियों के साथ मिलकर किया है। उसके खिलाफ प्रदेश की जनता को जागृत करने के लिए ये तमाम लोग कांग्रेस में आस्था व्यक्त करके आए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे संवाददाता सुनील मालवीय इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, मैं पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी। आज बसपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। क्या कुछ वजह रही कि ये कार्यकर्ता बसपा को छोड़कर अब कांग्रेस के साथ शामिल हो गए हैं? देखिए, इन दिनों दल बदल की सियासत उफान मार रही है। बीजेपी कांग्रेस के बाद सपोर्टिंग पार्टियों के नेता भी इस समय होड़ में शामिल होते दिख रहे हैं। आज ग्वालियर संभाग के बसपा बहुजन समाज पार्टी के 2 दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं हाथी की सवारी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके प्रागीलाल जाटव ने आज 2 दर्जन से अधिक बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली है। पूर्व सीएम कमलनाथ से मिलने के बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, सज्जन वर्मा और कार्यकारी अध्यक्ष रामेश्वर रावत, कांग्रेस अध्यक्ष वरिष्ठ नेताओं के साथ सदस्यता दिलाई है। इन्होंने भी सदस्यता बसपा से डबरा के 3 बार नगर पालिका अध्यक्ष, महासचिव, जिला अध्यक्ष रही। सत्यप्रकाश सिंह परसनिया, महामंत्री भाजपा केशव बघेल, परण सिंह कुशवाहा, रामेश्वर परियार, पार्षद बसपा सुरेश पाल, नरेश पाल, इन लोगों ने आज कांग्रेस सदस्यता ग्रहण किया। दरअसल जाटव का नाम करेरा विधानसभा क्षेत्र से में वोट बैंक वाले नेताओं में माना जाता है। जाटव का कांग्रेस शामिल होना उपचुनाव से पहले बसपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। जी सुनील, जानकारी मैं आपसे चाहूंगी कि आखिर बसपा कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी का साथ छोड़ा क्यों? क्या कुछ वजह रही है इसके पीछे? जी देखिए, ये कांग्रेस का समीकरण है और बसपा पार्टी से ये लोग तकरीबन 1 साल से नाराज थे और इसको लेकर 1 साल से अटकलें चल रही थी। लेकिन आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मिलकर इन लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मध्य प्रदेश में दल बदल की सियासत इस समय जोरों पर है। आज बीजेपी कांग्रेस के बाद सपोर्टिंग पार्टी को नेता भी इस होड़ में शामिल होते दिख रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के बीएसपी के 2 दर्जन से ज्यादा बड़े नेताओं ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी शासनकाल में लगातार हो रहे ट्रांसफर को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अधिकारियों को बदलने की जरूरत क्या है। हमारी सरकार में 15 महीने में इतने ट्रांसफर नहीं हुए जितने ट्रांसफर बीजेपी सरकार ने 3 महीने में कर दिए। इस सरकार ने अधिकारियों के ट्रांसफर के अलावा कोई भी काम नहीं किया है। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी शासनकाल में हो रहे लगातार ट्रांसफर्स को लेकर इस समय जो बीजेपी सरकार है वो कांग्रेस के निशाने पर है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में इतने अधिकारियों को बदलने की आखिर जरूरत क्या आ गई है। हमारी सरकार में 15 महीने में इतने ट्रांसफर नहीं हुए जितने ट्रांसफर बीजेपी सरकार ने 3 महीने के अंदर कर दिए। अब ट्रांसफर के अलावा कुछ नहीं हो रहा है इस समय मध्य प्रदेश में। अगर कोई
सबसे बड़ा काम हो रहा है ट्रांसफ़र। रोज़ कलेक्टर, एसपी, हर विभाग के लोगों को बदलना। कोरोना काल में इनके बदलने की ज़रूरत क्या थी? अरे ये इनसे काम लीजिए। सब अधिकारी जो हैं सरकार के प्रति कृत संकल्पित होते हैं, जो आदेश होते हैं उनका पालन करते हैं। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि जितने ट्रांसफ़र 15 महीने में नहीं हुए कमलनाथ जी के समय, वो अभी इन 3 महीने के अंदर हो गए। सर लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कहाँ चूक हो रही है? चूक हो रही है। पहले जो लॉकडाउन हुआ वो मैं समझता हूँ कि गलत टाइम पे पहले होना था, बहुत पहले, और ये बता देना था कि फलां तारीख से हम ये मार्च के फर्स्ट वीक में या फरवरी के लास्ट वीक में हो जाना था। लेकिन इनको यहाँ पे सरकार गिराना था मध्य प्रदेश में। दूसरे जो सुपर रिच थे उनके बच्चों को लाना था 102 फ्लाइट से निःशुल्क दिल्ली के अंदर। ये सब चीज़ें जो लेट हुए उसकी वजह से आज ये स्थिति है। 300 आंकड़ा था जब लॉकडाउन हुआ और आज 2.5 लाख से ऊपर हो गए। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बलिहार सिंह को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। छत्तीसगढ़ के चांपा के मंझली तालाब स्थित मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि बलबीर सिंह का 6 जून को 94 साल की उम्र में निधन हो गया था। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी, जिनका आज अंतिम संस्कार किया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बलिहार सिंह को राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम विदाई दे दी गई है। छत्तीसगढ़ के चांपा के मंझली तालाब स्थित मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि बलबीर सिंह का 6 जून को 94 साल की उम्र में निधन हो गया था। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी, जिनका आज अंतिम संस्कार किया गया। अब छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर साफ तौर पर दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 84 नए केस सामने आए हैं, जबकि 22 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसको लेकर तमाम जानकारी छत्तीसगढ़ के चिकित्सा मंत्री टीएस सिंहदेव ने दी है। बात का अनुमान था, बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो संक्रमण लेके आ रहे हैं, तो जांच होगी, उनके संक्रमण की संख्या बढ़ेगी। और आज शाम तक की रिपोर्ट के हिसाब से 923 केस अपने पॉजिटिव आ गए हैं। आज 60 नए प्रकरण सामने आए हैं। 2 लोगों की दुर्भाग्य से मृत्यु भी इसमें हुई है। 2 और ऐसे प्रकरण हैं जिसमें कोमॉर्बिडिटी की बातें हैं। एक को लुकीमिया था और एक को HIV था। तो इसके साथ 2 व्यक्ति और हैं जो कोविड पॉजिटिव भी थे और इन कारणों से ग्रसित होने के कारण ये दोनों कारण बने मृत्यु के। तो आने वाले समय में सरकार के पास बदलती परिस्थितियों में यही विकल्प रहते हैं कि परिस्थिति को देख के हम कैसा प्रबंधन करें उसकी तरफ जाएं। ये बात बार बार रखी जा रही थी, मैं भी इस बात को रखता था कि अंतर्राज्यीय आवागमन को नियंत्रित अगर हम नहीं करेंगे तो केसेस को हम नहीं रोक सकते। लेकिन केंद्र सरकार ने वो बात उचित नहीं समझी और ट्रेनें चालू हो गई। आज 10 से ज़्यादा ट्रेनें चल रही हैं। जो हमारी श्रमिक एक्सप्रेस आई, श्रमिक गाड़ियाँ आई, वो तो करीब 63 आ चुकी हैं। वो चिन्हांकित गाड़ियाँ थी। आज 10 से ज़्यादा ट्रेन आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में 5 से 10 हज़ार लोग डेली इन ट्रेनों से आ रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे, क्या होगा, बहुत मुश्किल हो रहा है इसको जांच करना। तो एक तो मेरी अपील सभी नागरिकों से जो यात्रा करके आ रहे हैं, स्वयमेव आप आके जानकारी दे दें कि हम बाहर से आए। मध्य प्रदेश के शाजापुर शहर के एक निजी अस्पताल में उपचार का बिल नहीं चुकाने पर मरीज को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि वरिष्ठ नागरिक के साथ क्रूरतम व्यवहार का मामला सामने आया, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय हुआ। एसडीएम साहेब लाल सोलंकी स्वास्थ्य टीम के साथ अस्पताल पहुंचे और बयान दर्ज किए। जांच के बाद कार्रवाई की बात अधिकारी कह रहे हैं। दरअसल राजगढ़ जिले के रनारा गांव के निवासी लक्ष्मी नारायण दांगी को पेट में तकलीफ होने पर शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां शनिवार को परिजन उन्हें घर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन बिल नहीं चुकाने के कारण अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें रोक लिया। मरीज की बेटी सीमा दांगी ने आरोप लगाए हैं कि उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मरीज को ले जा रहे थे। अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें रोक लिया और उनके पिता के पलंग से हाथ पैर बांध दिए।
एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें एक बुजुर्ग के साथ कुछ अमानवीय घटना होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बेस पर हम लोगों ने एक दल बनाकर एसडीएम और एक डॉक्टर का कंबाइंड दल जो है सिटी हॉस्पिटल भेजा है। पुलिस भी जांच कर रही है। इसके बेस पर जो भी आएगा अभी उसमें रिपोर्ट में, उसके हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी मरीज है तो उसके साथ एक सभ्यता से पेश आना तो किसी भी, चाहे प्राइवेट क्लिनिक हो या सरकारी क्लिनिक हो, इसके बारे में लोगों से बात करेंगे। आईएमए वगैरह से, नर्सिंग होम, सारे लोगों से बात की जाएगी। इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, तो एक तरह की सभ्यता के खिलाफ। तो डीसी की बात आपने सुनी। दिनेश जैन का साफ तौर पर कहना है कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वाकई में ये एक अमानवीय कृत्य है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीबों को तमाम सुविधाएं देने के दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। खास तौर पर जिस तरह का संकट काल इस समय चल रहा है, ऐसे समय में लगातार सीएम की तरफ से तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के तमाम दावे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इस तरह के लालची अस्पताल प्रबंधक जो होते हैं वो लोगों की मजबूरी को नहीं समझते हैं और इस तरह से अमानवीय कृत्य करने पर उतर आते हैं। एक वृद्ध को पूरे 2 दिन तक बेड से बांधे रखा और इस दौरान किसी को भी भनक नहीं हुई, किसी का भी दिल नहीं पसीजा। आखिरकार जब ये बात मीडिया के सामने आई तब इस मामले का पता चला। शिवराज सिंह चौहान ने भी अब इस मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि ये एक मानवीय कृत्य है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो पूरा मामला है मध्य प्रदेश के शाजापुर शहर का है, जहां एक निजी अस्पताल में उपचार का बिल नहीं चुकाने पर मरीज को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। एक तरफ तो डॉक्टर को हम धरती का भगवान कहते हैं और दूसरी तरफ जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो वाकई में हैरानी होती है कि आखिर किस तरह के समाज में हम रह रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गणेश तिवारी समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। गणेश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। एक वृद्ध मरीज को बेड से बांधने का मामला सामने आया है, क्या कुछ है ये पूरी घटना? जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस कदर अभी मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, घटना मध्य प्रदेश के शाजापुर की है, जहां पर राजगढ़ से लक्ष्मी नारायण जो कि 80 वर्षीय वृद्धक हैं, वो अपना इलाज कराने, पेट में दर्द होने की वजह से इलाज कराने एक निजी अस्पताल पर गए हुए थे। जहां पर जो संज्ञान में आया है, परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें जो बिल था, बिल का भुगतान न करने की वजह से अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों की तरफ से ऐसा अशोभनीय कृत्य किया गया है, जो कृत्य देखने के बाद बिल्कुल ही स्वाभाविक सी बात है कि बेहद ही झकझोर कर देने वाला दृश्य है कि एक वृद्ध को किस कदर बांधकर, रस्सियों से बांधकर रखा गया है। जी बिल्कुल गणेश, मैं ये जानकारी चाहूंगी, चूंकि अब ये मामला सबके संज्ञान में आ चुका है, खुद सीएम ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, तो क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई? देखिए, सीएम की तरफ से जब सीएम के संज्ञान में ये चीजें आई हैं तो सीएम ने इस चीज का आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हालांकि जो जानकारी अभी मिल रही है तो डॉक्टर का दल और अन्य प्रशासन का दल भी इस चीज के लिए साक्ष्य को जुटाने के मद्देनजर हॉस्पिटल पे छानबीन कर रहा है। परंतु अभी बात करें कोई कार्रवाई की, ऐसा कोई ठोस कार्रवाई की या जवाब की, वो अभी तक हाल फिलहाल नहीं किया गया है। जी, जब अभी तक किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि जो पीड़ित हैं उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं जैसा कि जानकारी मिल पा रही है, तो फिर कैसे मान लिया जाए कि प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर है? जब सीएम को ये मामला इतना ही अमानवीय लग रहा है तो अभी तक भी कार्रवाई ना होना क्या दर्शाता है? जी, बताना चाहूंगा, यहाँ पे हॉस्पिटल प्रबंधन, एक तरफ परिवार परिजनों का तो कहना है कि उन्हें बात कर जो है फीस और वहाँ का जो फीस वगैरह था वो ना दे पाने की वजह से उन्हें भागा गया। परंतु अस्पताल प्रबंधन की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है कि उन्हें इलेक्ट्रोड जैसी गंभीर बीमारी थी जिसके चलते उन्हें इंजेक्शन वगैरह दिए गए थे, परंतु उसका असर होकर वो किसी तरह से अपने आप को क्षति ना करे, इस उद्देश्य से उन्हें बांधा गया है। तो इसी पर्पज से अभी दोनों चीज के साथ इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि परिजनों का साफ तौर पे आरोप है, वहीं एक दो साक्ष्य जो थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका भी साफ तौर पे आरोप है कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से ही पूरी गलती की गई है और ऐसा कृत्य किया गया है। जी
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के भतीजे पर टोल कर्मियों से मारपीट और गाली गलौज के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल राव पिथमपुर टोल प्लाजा पर जीतू पटवारी के भतीजे कुणाल पटवारी और उसके साथियों ने कुछ कहा सुने के बाद कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। जिसके बाद टोल कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट, जान से मारने की धमकी और गाली गलौज करने के मामले में केस दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जैसा कि हम भी आपको ये फुटेज दिखा रहे हैं। इस फुटेज के आधार पर ही मामला दर्ज किया गया है और जो टोल कर्मचारी था उसने पुलिस में शिकायत की थी और इस सीसीटीवी फुटेज को भी दिखाया गया था। राव पीथमपुर में जो मैनेजर है वहाँ के संतोष सिंह द्वारा एक रिपोर्ट कराई गई, जिसमें उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी साथ में एक सीडी हमें दी है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि टोल प्लाजा पे कुणाल पटवारी और उसके अन्य साथियों द्वारा टोल प्लाजा पे गाली गुप्ता और मारपीट की गई। तो इसमें धारा 294, 323, 506, 147, 149 धारा में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसकी विवेचना अभी जारी है। तो ये गाड़ी ऐसी आगे रुकी वो और उन्होंने पहले एक लड़का आगे भागते हुए जा रहा है, तो उन्होंने क्या है और पीछे ट्रैफिक लगा हुआ था। पीछे ट्रैफिक लगा तो मैं ट्रैफिक देखने के भागने का मैंने क्यों रुका हुआ, तो मैं गया उधर जा करके मैंने बोले क्या बात है। तो उन्होंने बस बोला कौन है मैनेजर है, कौन है मैनेजर है साहब, तो बोला गाली गलौज स्टार्ट कर दी और गाली गलौज के बाद मारपीट स्टार्ट कर दी। एकदम एक मेरा परिचित एक जा रहा था जयंत करके, तो वो जा रहा उसने देखा मारपीट कर रहे हैं, वो बचाने के लिए आया। वो बचाने के लिए आया तो उसको ही फिर लठों से मारा उसने। एक लठ पीछे पड़ा, एक उंगली में ही पड़ा था, उसकी उंगली में। कौन लोग थे जिन्हें मारपीट करी है? ये कोई कुणाल पटवारी करके है जी, ये बीजलपुर के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में टोल नाके पर ज्यादा पैसा वसूली का विरोध करने पर पिटाई का मामला सामने आया है। घटना बरेला स्थित टोल नाके की है। आरोप है कि टोल नाके पर टोल के लिए ज्यादा पैसों की वसूली की जा रही थी। इसका विरोध करने पर वाहन चालकों और अधिवक्ता के साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि टोल कर्मियों ने शराब के नशे में वाहन चालकों और अधिवक्ता को पीटा है। वहीं घटना पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। देवेश उपाध्याय जी वकील साहब हैं, उनका मेरे को फ़ोन आया कि बरेला नाके के पास कुछ लोग ने पर्ची मांगने पे और नहीं दी और ज़्यादा पैसा मांग रहे थे। उस बात पे उन दोनों के वाद विवाद हुआ और फिर उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करी है। मुझे फ़ोन किया गया तो मैं तुरंत यहाँ पे आया। तब मैंने देखा कि वो कोई अधमरी स्थिति में है। मैं तुरंत 100 डायल में फ़ोन किया और थाने में सूचना दी और बरेला थाने का स्टाफ यहाँ पर आया है। हमको सूचना मिली थी कि नाके पे झगड़ा हो रहा है। सूचना पर हम आए। यहाँ पे कुछ वकील लोग यहाँ से नाके से निकल रहे थे, उनसे विवाद हुआ है नाका कर्मियों से और इसकी अभी दोनों पक्षों से रिपोर्ट आई है और इसकी कार्रवाई हुई। 8 जून से देश और प्रदेश के मठ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे और शिवालय सब खुलने जा रहे हैं, लेकिन भोपाल में कोई भी धार्मिक स्थल नहीं खोला जाएगा। यह निर्णय पुलिस कंट्रोल रूम में सभी धर्मों के प्रमुखों से बातचीत के बाद कलेक्टर ने लिया है। भोपाल में पहले से ही अधिक केस है, ऐसे में धार्मिक स्थल खुलने से कोरोना के बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। इसी को देखते हुए सोमवार से किसी भी धार्मिक स्थल को खोले जाने की अनुमति नहीं होगी। कोरोना की स्थिति को देखते हुए 5 दिन के बाद सभी धर्मों के प्रमुखों को एक साथ बिठाकर फिर बैठक की जाएगी। उसके बाद ही इन्हें खोले जाने का निर्णय हो पाएगा। फिलहाल अगले कुछ दिन और यह आम लोगों के लिए बंद रहने वाला है। रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए भले ही राजस्व अमला पूरी मुस्तैदी के साथ पहरा दे रहा हो, लेकिन प्रशासन की बंदिशों के बाद भी अवैध उत्खनन और परिवहन निरंतर जारी है। रेत माफिया पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की ओर से समय समय पर कार्रवाई की जाती है और पनडुब्बी और अन्य सामान जब्त कर नष्ट कराया जाता है। इसके बाद भी क्षेत्र में अवैध रेत का कारोबार जमकर चल रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश में भिंड के लाहौर में रेत के अवैध उत्खनन पर एसडीएम ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने ट्रकों को जब्त किया है। बता दें कि अवैध रेत उत्खनन को लेकर लाहौर थाना प्रभारी सहित जिले के कई थाना प्रभारियों को भी निलंबित किया जा चुका है। इस कार्रवाई में लाहौर एसडीएम एआर प्रजापति, लाहौर के एसडीओपी दिनेश वैश्य, माइनिंग विभाग और लाहौर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। आज
हम लोगों ने शिकायत मिलने पर ग्राम मटियावली बुजुर्ग में और खुर्द में संयुक्त दल के द्वारा एक छापा मारा गया, जिसमें राजस्व विभाग का सभी अमला, हमारे सभी तहसीलदार, लाहौर सब डिवीज़न के, पुलिस विभाग के एसडीओपी और थाना प्रभारी रोन, मेहोना, असवार, लाहौर, रावतपुरा सरकार, पर्याप्त बल के साथ हम लोगों ने और माइनिंग विभाग के इंस्पेक्टर छापा मारा था। हमको पुराने समय के रेत के गूंथे मिले थे, इकट्ठे डंप करके रखा था, ऐसी शिकायत मिली थी। तो वहाँ जांच के दौरान इंटीरियर में पाया गया रेत में जेसीबी बुलवा करके करीब 500-600 ट्रक रेत जो है नष्ट करवा दिया मौके पे, मिट्टी में मिलवा करके जेसीबी से, और वहीं नष्ट कर दिया उसको, वो यूजलेस हो गया। इसके अलावा अन्य जगह भी डंप पाया गया उसी गांव में, तो वहाँ राजस्व विभाग की टीम उसकी जब्ती की कार्रवाई करके और उस पर सुपुर्द की कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग मां सड़क पर भीख मांगते नजर आई। वहीं जब ये बुजुर्ग महिला किसी तरह वृद्धाश्रम में पहुंची तो महिला का दर्द खुलकर सामने आ गया। 67 साल की बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसके 3 बच्चे हैं, तीनों की शादियां हो चुकी हैं। उसके बेटे और बहू ने भरी दोपहर में अपनी बुजुर्ग मां को बाहर कर दिया। महिला भटकते भटकते वृद्धाश्रम पहुंची, जहां फिलहाल बुजुर्ग महिला को रखा गया है। वहीं इतना दुख झेलने के बाद भी बुजुर्ग मां अपने बेटे को निर्दोष बता रही है। निकाल के मैं कहाँ जाएंगे, सब मेरे को पूछता है, बेटा से पूछो कहाँ जाएंगे। हम एक बात उनसे नहीं बोल सकते, इतनी तपते धूप में छाद में ही घूमता है, रात की 11 बजे उतरता है। जब बेटा घर आएगा समझ जाएगा, लेकिन बेटा भी आजकल समझता जो नहीं, यही बोझ है। ऐसी बात होते निकल जा घर से। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की पुलिस ने नक्सलियों को हथियार, कारतूस और विस्फोटक मुहैया कराने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि माओवादियों के लिए हथियार और दूसरी सामग्रियों को पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को सुकमा के मलकानगिरी चौक से गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से राइफल और कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।